हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीएआरसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें ओनली आपके टेक्निकल क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, और इस 100 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अलग भी पॉइंट बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 से 3 सेकंड देंगे आपको कमेंट करने के लिए। आप जिसका भी अगर आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इससे पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा बताने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आप फार्मूला होता है कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो ये प्रतिरोध होता है आपका प्रतिरोध, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहां पर प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है, रजिस्टिविटी जो होती है, विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध अगर मान लीजिए कि इसका फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपान में एल। लेकिन कभी आपको ये नहीं बताना है कि जो रो होगा वो रेजिस्टेंस पर और एरिया पर और लंबाई पर कभी डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध केवल आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, पदार्थ पर डिपेंड करता है। केवल प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, पदार्थ पे डिपेंड करेगा। लेकिन प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध यानी केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी संचरण लाइनों में, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज किसमें मापी जाती है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज आपका किलो वोल्ट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, केवी में, यानी किलो वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको इसका पता भी चले। ठीक, दिया है कि आदर्श आदर्श एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, यदि कोई आइडियल रूप से आइडियल रूप से आइडियल अगर अमीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है तो उसका शून्य होगा। ठीक है, शून्य होता है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रतिरोध शून्य नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो आपका कम से कम होगा, लेकिन आइडियल रूप से क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आइडियल रूप से शून्य होगा और प्रैक्टिकली रूप से क्या होगा, कम से कम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। निम्न में से आपका साइमन चालकता का मात्रक होता है। चालकता को व्यक्त करते हैं जी से, और ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसको हम लोग महो, इसका मात्रक महो या साइमन, महो या साइमन भी कहा जाता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो ये ओम होता है आपका प्रतिरोध का। ये आपका मात्रक होता है संधारित्र का। फेरेड मात्रक होता है किसका, संधारित्र का। और हेनरी मात्रक होता है आपका प्रेरक, प्रेरक यानी इंडक्टर का मात्रक होता है। ठीक है, तो यह प्रतिरोध का उल्टा होता है, कंडक्टेंस यानी चालकता, मात्रक साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। देखिए, यदि प्रतिरोध प्रतिरोध यदि आपका समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा होगा
ये आपका क्या है, समांतर क्रम। ठीक है, और इसी के साथ हम सीरीज के लिए भी बता देते हैं। यदि प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़ा होगा, यदि प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़ा होगा, ये आपका R1 R2 R3, ये R1 R2 और R3। देखिए समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता, लेकिन धारा क्या होगा, धारा आपका असमान होगा, यानी भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं क्योंकि बदल सकता है। इसमें देखिए करंट जाने के लिए एक मार्ग होता है, तो इसलिए इसमें धारा क्या होता है, समान। धारा क्या समान समान होगा, और वोल्टेज ड्रॉप तीनों प्रतिरोध के लिए क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, असमान। वोल्टेज क्या होता है, असमान। तो क्या करें कि समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव क्या होगा और तथा विद्युत धारा, तो विभव होगा आपका समान और विद्युत धारा क्या होगा, असमान। मतलब विभव समान एवं विद्युत धारा क्या होगा, असमान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड यानी एम्पियर यानी I इंटू टी बराबर किसके होता है, Q के। इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश का। और इसी का एक और मात्रक क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, इसका क्या होता है, जूल। इसका क्या होगा, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन, घरों में पंखे और लैंप जुड़े होते हैं, घरों में पंखे और लैंप किसमें जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। क्यों, यदि अगर हम समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और दूसरा चीज, यदि मान लीजिए कि अगर हम बल्ब या फैन समांतर जोड़ने के बजाय सीरीज में जोड़ दें, तो यहाँ से अगर एक भी बल्ब या फैन कुछ भी जल गया तो बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इसका नुकसान है। और आप जानते हैं कि श्रेणी में जोड़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका पावर लॉस क्या होगा, आर का मान बढ़ जाएगा, पावर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, समांतर में ही घर की वायरिंगें की जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती होता है, बल अनुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपाती यानी अनुक्रमानुपाती या आप समानुपाती बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला होता इसका होता है कि Q1 Q2 और दूसरा होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। और इन दोनों समीकरणों को हम लोग मिला करके यहाँ पर Q1 Q2 अपान में r²। तो देखिए आवेशों का गुणनफल समानुपाती होता है और बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लीजिए Q1 आवेश है और ये है आपका Q2 आवेश और इनके बीच की दूरी क्या है, r। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या वही अनुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाट के समतुल्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा वाट के समतुल्य नहीं है, मतलब पावर के समतुल्य नहीं है। तो देखिए P बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/T, P बराबर होता है I²R, P इक्वल टू होता है V²/R और P बराबर क्या होता है, VI। तो देखिए जूल प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। ये क्या है, ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तो फार्मूला इसके लिए सही है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव थिंकिंग दिया है ना, निगेटिव आंसर बताना है। एम्पियर बोल्ट यानी आई और अपान में बोल्ट, ये आपका क्या है, यही आंसर होगा और ये गलत ऑप्शन है। एम्पियर बोल्ट, तो एम्पियर बोल्ट हो ही जाएगा इसके लिए। और एम्पियर स्क्वायर मतलब I²R, तो कौन सा ऑप्शन गलत है आपका, ये बी ऑप्शन इसके लिए होगा, समतुल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओम्स नियम लागू नहीं होता है, ओम्स नियम किसमें लागू नहीं होता है। तो ओम्स नियम जो है आपका सेमीकंडक्टर के लिए लागू नहीं होता है, ओम्स नियम सेमीकंडक्टर के लिए लागू नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी क्वेश्चन के आंसर
हमारा हमको मतलब जो लगाने से पहले ही आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लगभग हम इसीलिए फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आपको 2 सेकेंड 3 सेकेंड आपको क्वेश्चन पे मिल जाए और आपको उसका आंसर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। देखिए, जब प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाता है और सीरीज में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान घटता है और सीरीज में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यदि आप एग्जाम्पल में देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि R1 भी 2 ओम है और R2 भी कितना है, 2 ओम है। इसको एक बार हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा, इसका 1, और इसी को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो RT बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो 4 ओम और 1 ओम में कौन ज्यादा है, 4 ओम। इसलिए सीरीज में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है और समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 5 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी के 3 प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। कुल प्रेरकत्व क्या होगा, कमेंट करके बताइए कितना होगा, फार्मूला क्या होगा इसका। तो देखिए, सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो यह होता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस क्या होता है, L3, और समांतर में जोड़ेंगे तो 1 में L1 प्लस 1 में L2 प्लस 1 में L3। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये मिली हेनरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होगा। अन्य सभी लैंप क्या होगा, अन्य जो सभी लैंप हैं वो प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि समांतर में जोड़े गए हैं। कब प्रभावित होता, जब यही लैंप आपके सीरीज में जोड़े जाते, क्योंकि जैसे ही ये अगर कोई भी एक बल्ब फ्यूज होगा तो करंट लौटने के लिए रास्ता इसको नहीं मिलेगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये भी सब बल्ब क्या होंगे, सही रहने के बावजूद भी बल्ब आपके ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान होगा। ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान होगा, यहां पर ये दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ए व बी के बीच प्रतिरोध का मान होगा। ये आपका यूपीपीसीएल के जेई क्वेश्चन में भी ये आया है, यूपीपीसीएल में भी आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं और जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका क्वेश्चन इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पर ए और बी के बीच प्रतिरोध आपको बताना है कि ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा इसका प्रतिरोध। देखिए, इसका प्रतिरोध आपका होगा 0। इसका प्रतिरोध क्या होगा, 0, क्योंकि कुछ लोग आपको 10 ओम भी बता रहे होंगे, लेकिन 10 ओम नहीं होगा ना, ज्यादा होगा। देखिए क्या होगा, करंट का नियम होता है कि वो जिस बिंदु से चलेगा उसी बिंदु पे लौट के आना चाहिए। दूसरा चीज है कि गणना हम उसी का लेंगे जिसमें धारा का प्रवाह हो। अब यहां से आप मान लीजिए सप्लाई देते हैं और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा कर रहा है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है और ये सारा करंट आपका क्या हो जाएगा, यहां से होते हुए बी के पास आएगा और इसका कोई गणना में प्रतिरोध नहीं लिया जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और क्या होगा आपका 0। यदि मान लीजिए कोई परिपथ ऐसा दिया हो, ऐसा मान लीजिए कि परिपथ अगर दिया है और इसका आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी अगर बीच में इससे पहले अगर कोई कंडक्टर जोड़ दिया है सर्किट तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, यहीं से लौट जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में प्रतिरोध है तब उसका गणना होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट है तो गणना में क्या आएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 0।
ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन गलती हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? तो फैन रेगुलेटर में यूरेका का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यूरेका का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यूरेका का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम आपका किया जाता है इसमें हीटर के कॉइल बनाने में, किसमें, हीटर के कॉइल बनाने में, सोल्डर के कॉइल बनाने में, और टंगस्टन आपका होता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। देखिए प्राइमरी बैटरी क्या किसे कहते हैं, मतलब सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्राथमिक सेल, ठीक है, एक होता है आपका प्राथमिक सेल और दूसरा आपका द्वितीयक सेल। अंतर क्या है इसमें, प्राथमिक सेल जो होता है उसको पुनः एक बार यूज करने के बाद उसे आवेशित नहीं किया जा सकता है, मतलब हम चार्ज नहीं कर सकते। और द्वितीय सेल को ये प्रयोग करने के बाद हम पुनः चार्ज कर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें आएगा आपका लेड एसिड बैटरी, ठीक है, और पुनः आवेशित नहीं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ट्रिमर हो गया, तो ट्रिमर चार्जिंग वाला भी आता है और एक ट्रिमर जो आता है वो बैटरी वाला आता है, वो जैसे पेंसिल सेल हो गया आपका, घड़ी में उपयोग करते हैं, टॉर्च वगैरह में उपयोग करते हैं, आवेश मतलब उपयोग लाने के बाद वो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, मतलब उपयोग करने के बाद उत्क्रमणीय नहीं होती, मतलब हम पुनः उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं करा सकते हैं। और बैटरी का परिभाषा होता है कि सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहा जाता है, और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहां पर कि यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो, लपेटों की संख्या क्या है, मतलब आपका टर्न एन का मान कितना दिया है 40, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है 5 एम्पियर। तो बताना है आपका कि उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल क्या होगा, एमएमएफ का मान क्या होगा। तो एमएमएफ का फार्मूला होता है एन इंटू आई, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न 40 और आई का मान है 5, तो ये कितना हो जाएगा 200 एम्पियर टर्न। इसका यूनिट भी होगा कितना 200 एम्पियर टर्न। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका ए, 200 एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई मैग्नेट है और मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। मैग्नेट में नॉर्थ मतलब चुंबक के बाहर, सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, और ये बंद लूप का निर्माण करती हैं, ठीक है, बंद लूप का निर्माण करती हैं। और ये मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये कह रहे कि एक चुंबक के अंदर क्या होता है, तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर दिशा होती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहां से जब बी का मान निकालेंगे तो फाई अपन में क्या हो जाएगा ए, और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और ए आपका मीटर स्क्वायर एरिया, तो क्या हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को, देखिए
म्यूचुअल दो टाइप का इंडक्शन होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन जो स्वयं के कॉइल से लिंक करता है फ्लक्स, और म्यूचुअल जो दूसरे के कॉइल से लिंक करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि एक कॉइल, ये आपका हो गया प्राइमरी, और ये मान लीजिए, सॉरी, ये आपका मान लीजिए कि सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है। और इससे जो भी मैग्नेटिक लाइन होती है इससे लिंक करती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो जुड़े हुए हैं ये चुंबकीय रूप से हम लोग कह सकते हैं, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। ये चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं, मैग्नेटिकली रूप से जुड़ी होती हैं म्यूचुअल इंडक्शन में। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि यह इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? मैग्नेटिकली रूप से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, 50 एम्पियर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र पर समकोण पर लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर दिया है आई का मान कितना दिया है? 50 एम्पियर, 2 मीटर लंबे तार, 150 टेस्ला, और ये समकोण पे दिया है। थीटा का मान कितना दिया है? 90 डिग्री समकोण पर, और समकोण पर मैक्सिमम मान होता है। फार्मूला होता है लगने वाला बल आई बी एल साइन थीटा। आई का मान है 50, बी का मान है 150, और एल का मान 2 अगुणे साइन कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और गुणे 15, सॉरी 150, और साइन 90 का मान 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000 न्यूटन। 15,000 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि मान लीजिए कि समांतर हो, ये अगर समकोण के बजाय समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। समांतर रहेगा तो जीरो, क्योंकि थीटा बनेगा जीरो, और यहाँ पर डायरेक्ट जीरो रख देंगे बिना कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ट्रिक लगा देना है आपको, जीरो। 45 पे निकालता है तो 45 का मान रखेंगे। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की इकाई, इंडक्टेंस की इकाई है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है? तो देखिए, इंडक्टेंस यानी प्रेरक की इकाई क्या है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। इसका मात्रक आपका हेनरी होगा। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। महो होता है कंडक्टेंस चालकता का, और फेरेड होता है कैपेसिटर का, और हेनरी होता है आपका, हेनरी मात्रक होता है, ये हेनरी होता है आपका इंडक्टेंस, इंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है, क्या करता है? विरोध करता है, कहलाता है रिलक्टेंस। क्या कहलाता है ये? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा का विरोध करने के लिए प्रतिरोध होता है, विद्युत धारा का विरोध करने के लिए प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक में चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने के लिए रिलक्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान तथा एवरेज वैल्यू के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। इसका रूप गुणांक क्या होता है? रूप गुणांक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? फॉर्म फैक्टर। और इसका मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस राशि होती है, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्यावक्रीय धारा को I बराबर 70 साइन 334t द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी, व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा के स्थान पर कितना हो जाएगा? 314। तो यहाँ पर हो जाएगा 314। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ,
और ये 314। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 314 अपान में 2 गुणे, अब पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14, ऊपर 100 से और गुणा करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और कटा देंगे, कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है और प्रतिरोध 25 ओम है तो प्रेरक प्रतिघात क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम, प्रतिरोध का मान दिया है 15 ओम और प्रतिबाधा यानी जेड का मान कितना दिया है 25 ओम, कह रहा है ना कि प्रेरक प्रतिघात का मान बताइए। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है जेड इज बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। किसका मान निकालना है, एक्सएल का मान रखेंगे, जेड का कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, आर का मान 15 का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 25 का हो जाएगा 625, यहाँ पर हो जाएगा 225 प्लस एक्सएल का स्क्वायर 75 करेंगे, 625 माइनस 225 बराबर एक्सएल, और ये हो जाएगा आपका ये रूट में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 400 एक्सएल और इसका मान आ जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है आपका इकाई। देखिए कैसे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर, जो मतलब शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर, शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर, जब इसका मान निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज और करंट होता है वो दोनों साथ ही साथ चलते हैं, इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच जो कोण बनता है वो फाई बराबर होता है 0 अंश, और पावर फैक्टर का फार्मूला होता है कास फाई, और कास फाई का मान जब 0 रखेंगे तो इसका मान होता है 1, ठीक है। और यदि अगर वो रेजिस्टेंस के लिए प्योर अगर इंडक्टिव है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों के कंडीशन में, इंडक्टिव में यहाँ पर 0 डिग्री लैग होता है और कैपेसिटिव में 0 डिग्री क्या होता है, लीड, क्योंकि यहाँ पर करंट लीड करता है और करंट लैग करता है। 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 रखते हैं मान 0 हो जाता है, इसमें भी 90 रखते हैं मान 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको इसका पूरा डिटेल जानना है तो आप पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा फुल डिटेल बताया, आप वहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है ये आपका वोल्टेज हो गया शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में। 90 डिग्री करंट क्या करता है, लीड करता है, 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 90 डिग्री से पीछे होगी क्या, वोल्टेज कह रहा है, वोल्टेज, तो 90 डिग्री से क्या होगा पीछे। करंट अगर 90 डिग्री आगे है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा 90 डिग्री पीछे। दो तरह से बोल सकते हैं कि करंट 90 डिग्री आगे है, या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, बात वही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। करंट की बात करेगा तो अग्रगामी होगा, मतलब अग्रगामी यानी लीड करेगा। आवृत्ति के घटना से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात होगा। आवृत्ति के घटने से, ये मिस्टेक हो गया है, आवृत्ति के घटने से इंडक्टिव प्रतिघात होगा, ठीक है। आवृत्ति के घटने से, आवृत्ति के घटने से इंडक्टिव प्रतिघात होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब आप इंडक्टिव प्रतिघात बराबर इसको व्यक्त करते हैं एक्सएल से, और इसका मान होता है 2 पाई एफ एल। क्या होता है 2 पाई एफ एल। जब आवृत्ति का मान घटाएंगे, जब आवृत्ति क्या होंगे कम करेंगे तो इसका भी मान क्या होगा, घटेगा, इसका भी मान घटेगा। तो क्या होगा, घटेगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक्सएल समानुपाती होता है आवृत्ति के, तो आपके घटने पर एक्सएल का मान घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिव पावर की यूनिट है, रिएक्टिव पावर की यूनिट है, रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है VAR,
ठीक है, या kVAR। क्यों? इसका फार्मूला होता है Q बराबर VI साइन फाइव, और रिएक्टिव पावर क्या जनरेट करता है? फ्लक्स। रिएक्टिव पावर फ्लक्स जनरेट करता है। रिएक्टिव पावर क्या करता है? फ्लक्स जनरेट करता है। और रिएक्टिव पावर किसके वजह से होता है? कैपेसिटर की वजह से। वाट किसका होता है? पावर का। किलोवाट पावर का ही मात्रक होता है। VA ये भी पावर का ही मात्रक है। तीनों ये पावर के ही मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है। दो फेज डबल फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है कितना? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यह एक दूसरे से 90 अंश के अंतराल पर जुड़े होते हैं। कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज सप्लाई का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है। थ्री फेज सप्लाई का अनुक्रम मतलब सीक्वेंस निर्धारित किया जाता है। तो फेज अनुक्रम इंडिकेटर से, इंडिकेटर मतलब होता है सूचना देना, ये क्या होता है? फेज अनुक्रम इंडिकेटर से होता है। टेकोमीटर मोटर की स्पीड ज्ञात करने के लिए, मोटर की स्पीड ज्ञात करने के लिए मतलब चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज, और आवृत्ति मीटर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार जोड़ में तीन समान लोड जुड़े हैं। स्टार जोड़ में तीन समान लोड जुड़े हैं तो न्यूट्रल में धारा क्या होगी? शून्य। स्टार में जब जोड़ा जाता है वाइंडिंग को तो ये आपका जो पॉइंट होता है ये आपका उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन। और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0। और ये तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर जुड़े रहते हैं? तो 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। और इसको कहा जाता है स्टार कनेक्शन। क्या कहते हैं? स्टार संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है। तो फेज में धारा होगी, फेज में धारा होगी। तो देखिए डेल्टा कनेक्टेड है, ये क्या होता है? डेल्टा कनेक्टेड। तो डेल्टा कनेक्टेड में जो लाइन धारा आपका होता है वो √3 गुना होता है किसका? फेज करंट का। ये आपका क्या है? लाइन करंट, लाइन करंट। और ये आपका है फेज करंट। क्या होता है? फेज करंट। और इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है? बराबर। अब इसमें क्या होगा कि लाइन धारा ये दिया है कितना? 10। लाइन धारा कितना दिया है? 10 एम्पियर। लाइन धारा दिया है 10 एम्पियर। तो फेज करंट का जब मान निकालेंगे IL के स्थान पे 10 और ये √3 क्या हो जाएगा? IP। √3 पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? 10/√3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और स्टार कनेक्टेड में क्या होता है कि वोल्टेज उसमें √3 गुना होता है VP के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब XL XC के बराबर हो तो क्या होगा? देखिए प्रतिबाधा बराबर होता है Z बराबर √R² और प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और XL XC तब बराबर होता है जब परिपथ अनुनादित होता है। अनुनाद के कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशन में XL बराबर होता है XC के। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे यानी XL दोनों क्या है? ये बराबर है। तो रूट में R² प्लस XL माइनस XC के स्थान पर XL का वर्ग, ये क्या हो जाएगा? 0। तो Z=R² यानी क्या हो जाएगा? R। तो Z बराबर क्या होगा आपका? R। और इस कंडीशन में आपका जो परिपथ होगा वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। अगर मान लीजिए पूछ देता है कि XL बराबर XC होगा तो किस परिपथ की तरह व्यवहार करेगा? तो शुद्ध परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। उसका पावर फैक्टर कितना होगा? 1। ऑप्शन कौन सा होगा? Z=R। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए आइडियल करंट सोर्स, आइडियल
करंट सोर्स में होना चाहिए। तो देखिए आइडियल करंट सोर्स में आपका जो आता है होता है इसका मतलब अपरिमित प्रतिरोध, जैसे कि कोई ज्यादा से ज्यादा इसका प्रतिरोध होना चाहिए। मतलब कि क्या होगा, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। आइडियल के लिए क्या होगा, करंट सोर्स के लिए क्या होगा, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जाता है। परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो किसको सम्मिलित करने पर किया जाता है। तो किसको किया जाता है, प्रतिरोध को। किसको सम्मिलित किया जाता है, प्रतिरोध को। cos फाई बराबर क्या होता है, R बाई जेड। cos फाई बराबर क्या होता है, R बाई जेड। ये इम्पीडेंस ट्रेंगल से ज्ञात किया जाता है। दिया है कि आरसी सर्किट का शक्ति गुणक होता है। आरसी सर्किट का शक्ति गुणक, देखिए आरसी यानी आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज क्रम में जुड़े हों, ये आपका आर हो गया और ये हो गया सी। पावर फैक्टर कितना होगा, शक्ति गुणक यानी आपको बताना है कि पावर फैक्टर कितना होगा। तो देखिए कैपेसिटिव सर्किट में वो क्या होता है कि करंट जो होता है वह करंट जो होता है ये लीड करता है। करंट क्या करता है, 90 डिग्री आपका लीड करता है। तो जब 90 डिग्री लीड करेगा तो उसके लिए क्या होता है आपका जीरो, क्योंकि 90 होगा। और पावर फैक्टर का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर cos फाई 90 और 90 का मान क्या होगा, जीरो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और देखिए यदि ये रेजिस्टेंस जुड़ा है तो 100% श्योर है कि इसका पावर फैक्टर जीरो नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि पावर फैक्टर तब जीरो होता है जब वह आरसी जो है, ये रेजिस्टेंस जुड़ गया तो शुद्ध नहीं हुआ। ये तब होता है जब आपका शुद्ध संधारिता परिपथ होता है, ठीक है, मतलब प्योर कैपेसिटिव परिपथ होगा तब जीरो होगा। लेकिन इसमें दिया है अब लैगिंग लीडिंग यूनिटी, तो यहां पर क्या होगा, जीरो पावर फैक्टर, लेकिन वो शुद्ध संधारित्र होगा तब। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है तो आपको क्या लगाना है, जीरो, नहीं तो वहां पर इसका कुछ ना कुछ मान होगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री पर लीड लैग या लीड इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं होगा अगर शुद्ध नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी के लिए संधारित्र द्वारा किया जाने वाला विरोध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, संधारित्र द्वारा, तो कहा जाता है एक्सी। और ये होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और फार्मूला क्या होता है, 1/2πfc। और एक्सी क्या होता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति बढ़ाने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इंटीग्रेटिंग वर्ग में रखा जाता है। इंटीग्रेटिंग वर्ग में रखा जाता है। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि यह मतलब जो आपका एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर जो घर में लगा होता है, यह आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। अगर यह इंटीग्रेटिंग टाइप का नहीं होगा तो जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है डाटा, जैसे कि पावर की इतना किलोवाट या इतना यूनिट चला हुआ है, तो वो क्या होता, फिर जीरो से हो जाता। तो इंटीग्रेटिंग वो एडिंग करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब कुंडली प्रेशर कॉइल बनी होती है। प्रेशर कॉइल क्या होता है, बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो प्रेशर कॉइल जो होता है यह महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है। देखिए महीन वायर और लंबे तार होता, क्यों बनाया जाता है इसको, देखिए दाब प्रेशर कॉइल होता है आपका पोटेंशियल कॉइल। जैसे वाट मीटर में 2 कॉइल होते हैं, एक होता है आपका करंट कॉइल और दूसरा होता है आपका प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल जुड़ा होता है श्रेणी में और प्रेशर कॉइल जोड़ा जाता है समांतर में। प्रेशर कॉइल जोड़ा जाता है समांतर में।
प्रेशर कॉइल का क्या होता है कि इसका प्रतिरोध होना चाहिए आपका ज्यादा, प्रतिरोध क्या होना चाहिए ज्यादा, और इसका प्रतिरोध होना चाहिए कम। तो प्रतिरोध ज्यादा रखने के लिए क्या करते हैं, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। प्रतिरोध ज्यादा रखने के लिए इसको बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए महीन तार मतलब कम और अधिक लपेटों की संख्या, तो ज्यादा लपेटेंगे तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता है। फ्रीक्वेंसी मीटर हाफ चक्र से कम को नहीं पढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि आवृत्ति का परिभाषा ही होता है कि 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, किए गए चक्रों की संख्या, किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, शून्य। आदर्श अमीटर का, अमीटर के लिए क्या होना चाहिए, 0, और वोल्टमीटर होता तो, वोल्टमीटर होगा तो क्या हो जाएगा उसका, अनंत। वोल्टमीटर होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। दूसरा, मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता है, मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता है। तो मल्टीमीटर से हम आवृत्ति नहीं माप सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मीटर से मापा जाता है, तो हम लोग आवृत्ति को मल्टीमीटर से नहीं माप सकते हैं। प्रतिरोध मापा जा सकता है, वोल्टेज करंट माप सकते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं मापा जा सकता। और देखिए मल्टीमीटर में जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है, अभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ सकता है किसी भी कंपटीशन में, और आपका हो जाता है एक एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर में सबसे बेटर कौन होता है, तो डिजिटल मल्टीमीटर, क्योंकि इसकी जो इंडिकेटिंग होती है, जो सूचना होती है, वो एग्जैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की, फील्ड पोल की न्यूनतम की संख्या होती है, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है, डीसी जनरेटर को चलने के लिए कम से कम, किसी भी मशीन में मोटर और जनरेटर, कम से कम आपको क्या होना चाहिए, 2 पोल होने चाहिए, 2 पोल होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम आपके 2 पोल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है, करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। तो किसके द्वारा भेजा जाता है, ब्रश के द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाता है, ब्रश के द्वारा भेजा जाता है। और यह ब्रश कार्बन का होता है, और बड़ी मशीनों में कार्बन प्लस कॉपर के मिश्रण के भी बने होते हैं, ग्रेफाइट का भी होता है। और ब्रश यह करंट को, जैसे जनरेटर है तो आर्मेचर करंट को कलेक्ट करके कम्यूटेटर से ये जुड़ा होता है, और कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर उसको कन्वर्ट करके ब्रश को देता है, ब्रश बाहर आउटपुट में देता है, और मोटर होगा तो करंट को लेकर के कलेक्ट करके आर्मेचर को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल वेव वाउंड रोटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, समांतर पथों की संख्या कितनी होगी वेव वाउंड में, वेव वाउंड में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2। लैप वाउंड में क्या होता है, ए बराबर बी। वेव वाउंड क्यों किया जाता है, तो लो करंट, लो करंट और हाई, हाई वोल्टेज के लिए लैप, सॉरी वेव वाउंड किया जाता है। और लैप वाउंड में होता है ए बराबर बी, और लैप वाउंड लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2। क्या होता है, ए बराबर, मतलब वेव बाउंड में 2 होता है। नेक्स्ट, कौन सा अचालक पदार्थ, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका जो कम्यूटेटर होता है,
कम्यूटेटर, इस पे सेगमेंट कटे होते हैं और आर्मेचर के कंडक्टर जो होते हैं सब इसी से जुड़े रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, स्लॉट में जो गैप होता है, सेगमेंट कटा होता है, इसमें आपका अभ्रक भरा जाता है, अभ्रक भरा जाता है, कुचालक पदार्थ होता है। समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, सामान्यतः, ये मिस्टेक हो गया है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो इसका क्या मान होगा, सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध का मान होता है, कमेंट कीजिए कितना होगा, जल्दी बताइए। 1 ओम, कितना होगा, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होते हैं। फ्लेमिंग का जो बायां नियम होता है वो किसके लिए होता है, मोटर के लिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है, मोटर के लिए। अंगूठा जो व्यक्त करता है आपका फोर्स व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है बी को, और ये करंट आई को व्यक्त करता है। और यह तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। और यह मोटर के लिए लगता है लेफ्ट, लेफ्ट रूल किसके लिए लगता है, मोटर के लिए। और राइट लगता है किसके लिए, जनरेटर के लिए। यह क्या दर्शाता है, मोटर में तो बाएं हाथ के नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है, बल की दिशा। और राइट हैंड से क्या ज्ञात किया जाता है, जनरेटर के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी को, दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी का केंद्र कहा जाता है पोल पिच। क्या कहा जाता है, पोल पिच। इसको याद रखना है आपको। दो नजदीकी जो दो पास में रखे पोल के जो बीच का केंद्र होगा, दूरी को क्या कहते हैं, पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विद्युत विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट है। तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा, 5 ओम वाले में कितना करंट प्रवाहित होगा। तो यहां से फार्मूला होता है, देखिए ये 240 वोल्ट पर वो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान, विरोधी यानी ये ईबी बैक ईएमएफ का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट। और ये सप्लाई वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट। प्रतिरोध का मान है ये 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर, आर्मेचर यानी आर ए का मान कितना दिया है, ये 0.5 ओम दिया है। इसका फार्मूला होता है ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। ईबी का मान कितना है 220, वी का मान 240 माइनस आई ए गुणे आर ए का मान 0.5। पक्षांतर करेंगे इसको तो आई ए गुणे 0.5 और ये 240 माइनस 220, इसको इधर ले जाएंगे और 220 को इधर लेकर आएंगे। और यहाँ से आई ए का मान निकालेंगे तो 40, यहाँ से कितना हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0.5, 0.5 ऊपर नीचे 10-10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, आर्मेचर करंट का मान कितना होगा 40 एम्पियर, आर्मेचर करंट का मान हो जाएगा 40 एम्पियर। ये आपका वी ईवी बराबर वी माइनस आई ए आर ए कहाँ से होता है, तो यहाँ पर आप मोटर के लिए अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब इसको सप्लाई हम देते हैं, ये प्लस माइनस और इसके बीच आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए और बैक में बनता है ईबी। तो यहाँ पर हम जब केवीएल लगाएंगे तो इसका फार्मूला मिल जाएगा। और तब भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस पर आप जस्ट इस वीडियो इस क्वेश्चन पे आप कमेंट कर सकते हैं नंबर वाइज कि आपको किस इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो या नहीं याद है, तो हम आपको इसको बता देंगे कि कैसे ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में चाल, डीसी शंट मोटर में चाल होती है, डीसी शंट मोटर में चाल होती है, जल्दी कमेंट करके बताइए। डीसी शंट मोटर में
चाल होती है आर्मेचर धारा पर अनाश्रित। डीसी मोटर की चाल किस पे होती है? आर्मेचर धारा पर आश्रित नहीं होती है। वो किस पर आश्रित होती है? तो देखिए यहाँ पर दिया आर्मेचर धारा के समानुपाती, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये सब क्या है आपका? चाल से रिलेटेड, मतलब चाल आर्मेचर धारा पे आश्रित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मोटर के स्टार्टर का प्रकार नहीं है? तो एक पॉइंट स्टार्टर, एक पॉइंट स्टार्टर ये प्रकार नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपको डीसी मोटर चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो उत्तेजक। ये कहाँ लगा होता है आपका? अल्टरनेटर में। कहाँ होता है? अल्टरनेटर में एक्साइटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उत्तेजित करने के लिए, पोल बनाने के लिए। ये आपका कंजर्वेटर होता है ट्रांसफार्मर का पार्ट। ब्रीदर होता है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है जो नमी सोखने का कार्य करता है। बुखोल्ज रिले ये सुरक्षा उपकरण होता है, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच जोड़ा जाता है, जो लोड के वेरिएशन, तापमान, तेल के बढ़ने से यह बुखोल्ज रिले इंडिकेट करता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है तो उसकी लौह हानि, लौह हानि कितना दिया है? लौह हानि दिया है 500 वाट। लौह हानि कितना दिया? 500 वाट। तो ताम्र हानि क्या होगी? तो देखिए अधिकतम दक्षता के लिए, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कंडीशन होता है कि लौह हानि जो होती है वो, यानी आयरन लॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है? ताम्र हानि के बराबर, कॉपर लॉस के बराबर। यानी लौह हानि 500 वाट होगा तो कॉपर लॉस भी कितना हो जाएगा? 500 वाट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोटर के लिए, सॉरी ट्रांसफार्मर के लिए यह होता है कि यदि मोटर अगर मैक्सिमम दक्षता पे है, मैक्सिमम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए? तो आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे जितने भी पॉइंट आपके बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 500 वाट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये भी 500 वाट होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरों की संख्या, प्रति वोल्ट, वोल्टेज प्रति वोल्ट फेरों की संख्या कितना है? 6। प्राथमिक वोल्टेज कितना है? 110। और V2 बराबर दिया है, V2 का मान है आपका 25। ठीक है, V2 का मान दिया है कितना? आपका 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक तथा द्वितीयक वर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राथमिक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में ये आपका हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपका हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। कह रहा है कि देखिए प्रति वोल्ट फेरों की संख्या कितना है? 6। प्रति वोल्ट दिया है 6। प्राथमिक वोल्ट ये फेरों की संख्या है और कितना दिया प्राथमिक में? 110। और इधर कितना दिया है? 25। कितना दिया है? 25। तो अब इसमें आपको बताना है कि कितना होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 660 वोल्ट। और इसी का गुणा करेंगे प्रति प्रति वोल्ट दिया है मतलब फेरों में, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 25 गुणे आपका 6 कितना हो जाएगा? 25 का 150 और ये हो जाएगा 660। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? किस राशि को ट्रांसफार्मर
नहीं बदलता है। विद्युत धारा एवं वोल्टेज को, शक्ति एवं वोल्टेज को, शक्ति एवं आवृत्ति को, और शक्ति एवं विद्युत धारा को। सी ऑप्शन सही होगा। देखिए एसी में पावर जो होता है यह फिक्स होता है, पावर चेंज नहीं होता। और ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आवृत्ति जो है आपका 50 होता है स्टैंडर्ड आवृत्ति, तो इसको नहीं बदलता है, वो केवल वोल्टेज को बदलेगा करंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पावर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि आप 100 वाट का बल्ब लेकर के आते हैं एसी पे जलाने के लिए, तो क्या वह कुछ दिन यूज करने के बाद उसका पावर बदल जाता है? नहीं, पावर फिक्स होता है। तो शक्ति फिक्स होगा एवं आवृत्ति। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? तो यहाँ पर पहला है बुखोल्ज रिले, दूसरा एक्सप्लोसिव बैंड, एक्सप्लोजन बैंड, या इसको एक्सप्लोसिव बैंड भी कहा जाता है। देखिए इसका ये आपका दोनों होगा, ठीक है। अब इसका क्या है, ब्रीदर तो जो सिलिका जेल भरा होता है वो नमी सोखने के लिए होता है, ऑप्शन इसका सी दोनों सही होगा। एक्सप्लोसिव बैंड जो होता है वो आपके मेन टैंक से आप ट्रांसफार्मर के ऊपर देखे होंगे ऐसे जुड़ा होता है, और यहाँ पर होता है वाल्व। क्या होता है, ये वाल्व होता है। जब अचानक टेम्परेचर तेल का बढ़ जाता है और किसी कारणवश अगर ये इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, ज़्यादा अगर तेल बढ़ गया, हीट हो गया, तो यहाँ से ये एक्सप्लोसिव एंड से और वाल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, और सारा तेल क्या होता है, ऑयल बाहर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है, अनंत। प्रतिरोध क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत। अनंत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित की जाती है? कितने कोण पर स्थापित की जाती है? तो यहाँ पर आपका एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका रनिंग वाइंडिंग। क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग का काम है कि मोटर को स्टार्ट करना, इसके बाद उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, वो ओपन हो जाता है और मोटर जो है वो इस रनिंग वाइंडिंग पर वो चलता रहता है। यह जुड़े होते हैं आपका 90 डिग्री पर। किस पे जुड़े रहते हैं, 90 डिग्री के विद्युतीय अंश पर जुड़े होते हैं। 90 डिग्री के विद्युतीय अंश पर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जितना आपको क्वेश्चन हम बताए हैं, इसको आपको पुनः एक बार अगर रिवीजन करते हैं तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें आपका रोटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और मोटर के जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो 75% स्पीड पकड़ लेने पर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें टेक्निकल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इस क्वेश्चन में समाप्त नहीं हो पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा यदि एक डीसी सीरीज मोटर को एक सी सप्लाई दी जाए? मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। यदि डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा, एसी सप्लाई उसको दी जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर एसी सप्लाई देने पर दक्षता कम होगी, अत्यधिक चिंगारी उत्पन्न होगी,
निम्न शक्ति गुणक पर चलेगी उपरोक्त सभी, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर को हम डीसी सप्लाई के द्वारा ही चला सकते हैं, एसी के द्वारा हम नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर चला देते हैं तो उसका एक नुकसान होगा कि वह दक्षता कम होगी, चिंगारी उत्पन्न होगा और निम्न शक्ति गुणक पर चलेगी। याद दिया है कि एक एकल फेज मोटर को 60 हर्ट्ज सप्लाई देने पर 1200 आरपीएम गति करता है, तो मोटर में ध्रुव की संख्या होगी। आपका फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 60 हर्ट्ज, 1200 आरपीएम पर गति करता है, कितना दिया है, 1200 आरपीएम। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा, एफ का मान, सॉरी क्या ज्ञात करना है, पोल, ध्रुव ज्ञात करना है। तो पोल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे एफ बटा में एन एस आ जाएगा आपका बटे में, तो 120 गुणे 60 और एन एस का मान कितना है 1200, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है, हिस्टेरिसिस मोटर। ये क्या होता है, हिस्टेरिसिस मोटर सबसे कम शोर करती है। इसमें शोर, साउंड मतलब जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। रिकॉर्डिंग या वॉच में इसका उपयोग किया जाता है और यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के गति को कैस्केड नियंत्रण विधि में कितने मोटर की आवश्यकता होती है, तो 2। कितने मोटर की आवश्यकता होती है, 2। यहाँ पर जो 2 मोटरें उपयोग की जाती हैं, जिसमें पहली मोटर की जो रोटर वाइंडिंग होती है, पहली मोटर की जो इसका रोटर वाइंडिंग होता है, वह दूसरी मोटर होती है उसके स्टेटर वाइंडिंग से स्लिप रिंग होता है, इसके स्लिप रिंग के सहायता से इनको हम लोग स्टेटर के वाइंडिंग से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यानी जो पहली मोटर होती है, मोटर के रोटर का वाइंडिंग दूसरी मोटर के स्टेटर से कनेक्ट कर दी जाती है और रोटर के वाइंडिंग को इसके रियोस्टेट के माध्यम से 3 फेज की सप्लाई दी जाती है और यह इंडक्शन मोटर कैस्केड गति नियंत्रण के लिए किया जाता है और 2 मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस गति पर 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटर सदैव चलता है, किस से चलता है, तो देखिए यहाँ पर रोटर की स्टेटर की स्पीड होती है ns, जिसको कहा जाता है सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड, और रोटर की होती है nr, ये होता है रोटर की स्पीड। और यहाँ पर मोटर के लिए हमेशा रोटर का जो स्पीड होगा वो हमेशा तुल्यकालिक गति से क्या होगा, कम। अगर ये इसके बराबर आ गया तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमेशा मोटर में सदैव वो क्या होगा, तुल्यकालिक गति से कम ही गति पर वो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्री फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति 960 आरपीएम है, 960 आरपीएम है। यदि मशीन में 6 ध्रुव हो तब स्लिप का मान होगा, तो यहाँ पर स्लिप का मान निकालेंगे तो स्लिप के लिए क्या होता है कि ns बराबर होता है s बराबर होता है ns माइनस nr अपान में ns। ये आपका 400 ये दिया है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, ये दिया है वास्तविक गति, ये nr की वास्तविक गति कितनी है 960, ध्रुव का मान कितना दिया है 6। यहाँ से जब मान निकालेंगे तो ns बराबर हो जाएगा 120 f बाई पी, 120 गुणे f का मान 50 और p का मान कितना हो जाएगा 6, ये कटा देंगे कितना हो जाएगा
1000, कितना हो जाएगा 1000 आरपीएम। और स्लिप का मान होता है NS माइनस NR अपान में NS, और परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। NS का मान 1000 माइनस 960 अपान में 1000 और गुणे 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अपान में 10, कटा देंगे कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस से बचने के लिए मोटर स्टार्टर में एनबीसी प्रयुक्त होता है? किससे बचने के लिए मोटर स्टार्टर में एनवीसी प्रयुक्त होता है? किससे बचने के लिए किया जाता है? तो निम्न लो वोल्टेज से। किससे? निम्न यानी लो वोल्टेज चलते रहने के कारण यदि वोल्टेज लो होता है तो उससे बचने के लिए क्या होता है? नो वोल्ट कॉइल, इसका फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल होता है। और वह ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी। किस विधि से पिंजरा प्रारूपी 3 फेज प्रेरण मोटर नहीं स्टार्ट की जाती? किस विधि से नहीं स्टार्ट की जाती है आपकी? तो क्या होता है वो? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर। ये किसके लिए होता है? ये डीसी के लिए, जो आपकी स्टार्टर 2.3.4 पॉइंट आते हैं वह आर्मेचर के सीरीज क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं, जो स्टार्टिंग में करंट का मान बढ़ने के कारण उसको कंट्रोल करके वो देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 3 फेज के लिए कौन सा नहीं है? तो 3 पॉइंट स्टार्टर ये किसका होता है? तो यह डीसी मोटर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण, इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप में क्या संबंध है? इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप में क्या संबंध है? तो इसमें आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंडक्शन मोटर में जो बल आघूर्ण होता है वो स्लिप क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? यदि मोटर अगर स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ है तो स्टार्टिंग के टाइम टार्क का मान ज्यादा होता है और स्लिप का मान कम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के प्राइम मूवर में प्रयास सैलिएंट पोल प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? सैलिएंट प्रकार, किस गति के प्राइम मूवर में प्रयास सैलिएंट पोल टाइप, देखिए सैलिएंट पोल टाइप, और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल जो होता है वह हाई स्पीड के लिए किया जाता है। ये देखिए सिलेंड्रिकल बेलनाकार होगा, एक्सियल लेंथ उसकी ज्यादा होती है और डायमीटर क्या होता है? कम। लेंथ एक्सियल लेंथ ज्यादा होगा, इसका क्या होगा कि डायमीटर होगा ज्यादा और एक्सियल लेंथ होता है कम। ठीक है, और इसका लेंथ ज्यादा होगा, यह होता है कम स्पीड के लिए यानी मध्यम गति के लिए होता है। ठीक है, मध्यम गति के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, निम्न व मध्यम गति के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है? केवीए। केवीए क्या होता है? अल्टरनेटर की प्रत्यावर्तक की रेटिंग को दर्शाता है, और यही आपका ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग को दर्शाता है। एचपी की क्या होता है? मोटर इसमें आते हैं। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। और 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। और मीट्रिक में होता है 735 या 736 वाट। 735 या 36 वाट। VAR किसका होता है? तो ये होता है आपका रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है। और किलोवाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। ऑप्शन कौन सा होगा? डी, केवीए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने कोण पर होती है? तो 120 डिग्री पर, क्योंकि अल्टरनेटर की वाइंडिंग जो होती है वो स्टार में की जाती है और स्टार में कितना होता है? 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक फैक्टर का मात्रक होता है? कोई मात्रक नहीं, किसी फैक्टर का गुणक का रूप गुणांक पिक फैक्टर, ठीक है, ये किसी का भी मात्रक, पावर फैक्टर किसी का भी मात्रक नहीं होता है, ये यूनिट लेस राशि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका गवर्नर द्वारा। क्यों? देखिए, गवर्नर एक तरह का, ये आपको डिटेल में टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। गवर्नर एक तरह का होता है जिसमें स्टीम ये सप्लाई होता है और गवर्नर पे ये इस टाइप का होता है ये, ठीक है, और यह घूमने से ये स्टीम जब टकरा करके अल्टरनेटर की तरफ जाता है तो यदि अल्टरनेटर का मान बढ़ जाएगा, मान लीजिए मान बढ़ जाता है, तो ये तेजी से घूमने के कारण ये कुछ ऊपर की तरफ आते हैं और तेजी से घूमने से ये ऊपर चले जाते हैं। कम होगा स्टीम का मान, इसकी स्पीड कम होती है और नीचे की तरफ आने लगती है बढ़ जाने पर, तो ये गैस ये स्टीम को नियंत्रण करता है और जब टरबाइन में जब ये स्टीम जाता है तो कम या ज़्यादा होने पर उसकी गति को कंट्रोल की जाती है। तो ये आपका होता है गवर्नर वाल्व के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन कॉलिंग का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो बड़े अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन कॉलिंग का उपयोग किया जाता है, कूलिंग, ठीक है, कूलिंग का उपयोग किया जाता है यहाँ पर बड़े अल्टरनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? पोल कितना दिया है? 4। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? ns बराबर 120। एफ का मान नहीं दिया है, हम सप्लाई 50 हर्ट्ज आवृत्ति होता है मान लेते हैं, और 4 पोल दिया है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1500 आरपीएम। कितना होगा इसका? 1500 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब के फूटने से आवाज आती है, बल्ब के फूटने से आवाज आती है जब बाहर से अंदर हवा आने के कारण, जब बाहर से क्या होता है? अंदर की ओर हवा आने के कारण बल्ब फूटने की आवाज आती है। नियोन लैंप का उपयोग किया जाता है, तो नियोन लैंप का उपयोग इंडिकेटर में किया जाता है जो आपके घर के बोर्ड में लगा होता है, और इसमें जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर यानी सूचक, ये जो होता है आपका नियोन लैंप का बना होता है। किसका बना होता है? ये नियोन लैंप का ही उपयोग किया जाता है, नियोन लैंप का बना नहीं, नियोन लैंप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? प्रकाश आपका 90% नीचे की ओर आता है। जिस प्रकार आप पुराने जमाने में जैसे ट्यूबवेल वगैरह पे लोग बल्ब को सुरक्षित रखने के लिए एक इस पे कवर लगा देते थे, मेटल का कवर लगा देते थे, बारिश वारिश से भीगने के लिए भी। उस टाइम प्रकाश नीचे की तरफ, बल्ब से ये प्रकाश क्या होता है? नीचे की तरफ पूरा का पूरा पड़ता है, और मिठाई वगैरह प्रतिष्ठान में, दुकानों में उपयोग की जाती है। यह 90% लाइट जो होती है वो क्या होती है? नीचे की ओर ही पड़ती हैं प्रत्यक्ष व्यवस्था में। मानव आंख कितना तरंग दैर्ध्य की प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? मानव आंख के लिए कितना संवेदनशील है? ठीक है, तो यहां पर आपके लिए होता है सी ऑप्शन 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आंख के लिए तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बना होता है। इनकैंडेसेंट लैंप आता है आपका
जिसका फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन वायर का। किसका बना होता है, टंगस्टन वायर का बना होता है। इनकैंडिसेंट, ये मिस्टेक हो गया, इनकैंडिसेंट लैंप का फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं? क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में जो आपका पिन आता है, 3 प्लग पिन आता है, इसमें इन दोनों की तुलना में इसका मोटा पिन क्यों बना होता है? क्योंकि देखिए, यह मोटा बनाने का रीजन यही है कि अगर एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, और आसानी से क्षरण करंट क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। ये किसके लिए जोड़ा जाता है, ये ग्राउंड के लिए। तो अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, अधिक से अधिक क्या है, जो क्षरण धारा है उसको आसानी से क्या कर सकता है, ग्राउंड कर सकता है, प्रतिरोध को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, वायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4। वायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वायर राउंड प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन से पदार्थ से वायर राउंड जो प्रतिरोध होता है आपका, वह तैयार किया जाता है? तो यहां पर देखिए, सिस्टम किसी कारणवश स्लो हो गया है, तो यहां पर किससे प्रयोग किया जाता है आपका, टंगस्टन से। किसके प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन से। और ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का जरूरत होता है तो यूरेका से। क्या होता है, ये टंगस्टन के उपयोग से बनाया जाता है, वायर राउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है टंगस्टन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ELCB कम से कम कितनी लीकेज करंट को समझ सकता है? 100 मिली एम्पियर करंट को ये समझ सकता है। और ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है? जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल तत्व होता है यूरेनियम, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम संरक्षण वोल्टता जो भारत में होता है, संचरण मिस्टेक है, अधिकतम संचरण जो वोल्टेज है वो क्या है भारत में, 11 kV। जो जनरेट किया जाता है वो कितना होता है, 11 kV। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। 11 kV जनरेट तो आपका जनरली आपका 33 kV भी किया जाता है, लेकिन हम लोग का जो ऑप्शन है वो 11 kV, और यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा एक मानक माना गया है। इसका 11 जनरेशन जो वोल्टेज होता है, जनरेटिंग वोल्टेज, वो आपका 11 kV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यहां पर दिया है 3 फेज 4 वायर सिस्टम निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये आपके होता है सेकेंडरी वितरण। ठीक है, द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों 4 वायर इसलिए किया जाता है 3 फेज में? क्योंकि 4 वायर जो होता है, चौथा जो टर्मिनल होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल वितरण में ही उपयोग किया जाता है। और यह आपका गांव में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का उपयोग करके स्टार कनेक्शन में ही आपका न्यूट्रल होता है, और 3 फेज को 4 वायर में चेंज करके सेकेंडरी वितरण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टेक है ये, वाइन वाप की ऊर्जा किसमें बदलती है? जो आपका टरबाइन होता है, ये आपका ये क्वेश्चन आपका है आपका वाप टरबाइन से। ठीक है, स्टीम
स्टीम से, भाप से है कि यह किस में बदलती है। तो आपका देखिए ये आपका थर्मल पावर प्लांट का क्वेश्चन है, और थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर से भाप जो बन करके आपके जाते हैं वो आपके ये जुड़े रहते हैं किससे, टरबाइन से। ये आपका जुड़ा होता है टरबाइन से। जब भाप जब टरबाइन में एंट्री करता है तो टरबाइन रोटेट करता है, और यह इससे जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर जुड़ा होता है, और टरबाइन के घूमने से अल्टरनेटर घूमने लगता है, और ये मैकेनिकली कपल्ड होते हैं और ये बिजली बना करके देता है। तो ये क्या करता है, भाप टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ है। पी टाइप अर्धचालक पदार्थ करने के लिए उपयुक्त डोपिंग पदार्थ है। तो पी टाइप के लिए आपके पास 3 संयोजकता वाले तत्वों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 संयोजकता वाले तत्वों का उपयोग किया जाता है, ट्राइवैलेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, होल्स, और 3 संयोजकता वाले तत्वों का ही उपयोग किया जाता है पी टाइप बनाने के लिए। तो क्या होता है आपका, बोरोन का उपयोग किया जाता है। और एन टाइप बनाने के लिए 5 संयोजकता का उपयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो बोरोन का उपयोग किया जाता है पी टाइप बनाने के लिए, या आप एल्युमिनियम का उपयोग करके भी, मतलब 3+ यानी 3 संयोजकता वाले ट्राइवैलेंट वाले जितने तत्व होंगे आप पी टाइप बना सकते हैं, और पेंटावैलेंट से क्या बना सकते हैं, एन टाइप। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एंड और नॉट डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंड नॉट क्या होता है, एंड और नॉट क्या है, एंड गेट का सिंबल होता है, इसमें 2 इनपुट होता है, ए व बी, और इसमें जो प्राप्त होते हैं वो ए डॉट बी प्राप्त होते हैं। एक ये आपका हो गया और गेट, और गेट में भी होते हैं 2, और इसमें आपका प्राप्त होता है A+B और बोला जाता है। और तीसरा होता है आपका नॉट गेट, इसमें एक आउट इनपुट और एक बार ये आउटपुट प्राप्त होता है। अब यहाँ पर डिजिटल ऑपरेशन में वो स्विचिंग की तरह कार्य करता है। यहाँ पर हम 0 0 या 0 1 1 0 और 1 1 देते हैं इनपुट के तौर पे। और 0 1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है सर्किट के हिसाब से कि स्विच क्या होना चाहिए, ओपन, खुला होना चाहिए, यानी यह ऑफ को दर्शाता है। और यह स्विच क्लोज होना चाहिए, यानी यह ऑन को दर्शाता है। वह 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। तो ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। डिटेल अगर समझना होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इस पे भी आप वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये स्विचिंग की तरह कार्य करता है, स्विचिंग की तरह 0 1 0 0 1 1 1 0 आप इनपुट दे करके आउटपुट हम लोग चेक करते हैं। और ये 3 प्रकार के गेट होते हैं, और यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड तथा नॉट गेट फंक्शन का संयोजन करने पर प्राप्त होता है। देखिए ये आपका हो गया एंड गेट, ए बी इनपुट, और इससे अगर हम इनके इनपुट आउटपुट से नॉट गेट का इनपुट जोड़े तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो संयोजन बनता है इसको हम लोग कहते हैं नैंड। ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट, मतलब एंड व नॉट गेट के संयोजन से नैंड गेट का निर्माण होता है, नैंड गेट का निर्माण होता है। 3 गेट होते हैं आपके पास नॉर्मल, नॉर, एंड और नॉट, और इन्हीं को मिला करके नैंड, और एक और होता है वो नॉर बनाया जाता है। नॉर जो होता है वह और गेट और नॉट गेट के उपयोग से बनता है। और यहाँ पर इसका सिंबल क्या होता है, आपको बना करके यहाँ पर बबल लगा देंगे तो ये नैंड हो जाएगा, और ये संयोजन दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैंड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल डायोड का उपयोग किया जाता है, टनल डायोड का उपयोग किया जाता है।
माइक्रोवेव आवृत्तियों पर, माइक्रोवेव आवृत्तियों पर किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों पर की आवृत्तियों पर किया जाता है। और टनल डायोड का सिंबल होता है, ये टनल डायोड का क्या है, सिंबल होता है। और यह माइक्रोवेव आवृत्ति पर किया जाता है। डायोड धारा का प्रवाह करता है, डायोड धारा का प्रवाह करता है दोनों दिशाओं में, एक ही दिशा में, बिना दिशा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डायोड जो होता है यह एक यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल की तरह होता है। ये हो गया प्लस माइनस। डायोड जो होता है इसका परिभाषा होता है कि दो टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति, एक टर्मिनल एक है, ये दूसरा हो गया, दो टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति जिसमें धारा का प्रवाह सदैव प्लस से माइनस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर नहीं होता है। सदैव यह एक ही दिशा की ओर धारा प्रवाहित होता है, प्लस से माइनस की ओर। तो क्या होगा, एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है, एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायोड। डायोड आपका होता है पांच प्रकार का, मुख्यतः मतलब जैसे 5 प्रकार का होता है। डायोड, जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना भी क्वेश्चन है सबको बारीकी से एक दो बार समझिए। यह रिलेटेड जो बीएआरसी का जो पेपर है वो आपके टोटली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसी कारणवश क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, प्लीज वेट। लास्ट के बस आपके 2-4 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर तब तक मैं आपको इसका टाइप बता देता हूँ। डायोड के लिए एक होता है आपका जीनर डायोड, ये सिंबल होता है किसका, जीनर डायोड का, रिवर्स वाइस में कार्य करता है। एक होता है ये टनल डायोड, तीसरा होता है यह एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और चौथा होता है आपका फोटो डायोड, और पांचवा होता है आपका वैरेक्टर डायोड। पांचवा होता है वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड होता है। ठीक है, और जीनर डायोड क्या होता है कि एक से कई सौ वोल्ट पर कार्य किए जाते हैं। और जीनर डायोड रिवर्स बाइस में कार्य करता है। रिवर्स बाइस में ज़्यादा वोल्टेज का मान बढ़ाने पर इसका अचानक ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके आगे आप जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसको कमेंट करके आप बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन आगे शो नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में। और आपको जिस टॉपिक पे डाउट हो आप उसको बताइए कि आपको किस न्यूमेरिकल बेस्ड हो या कोई भी, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर दिक्कत है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, आपके एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है, तो आज से भी अगर मेहनत आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आप पेपर सेट तैयार कर लीजिए। ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि एक का सतह प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट वह किन कारकों पर निर्भर करता है। स्किन इफेक्ट जैसे कंडक्टर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, तो ट्रांसमिशन लाइन में इसमें
फ्रीक्वेंसी, चालक का व्यास, चालक की आवृत्ति, वो सभी पर निर्भर करता है। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग देखे होंगे तो उसको कंडक्टर को पतला करके मतलब 4 बंडल के रूप में किया जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ने से, कंडक्टर का एरिया बढ़ने से चालक की अगर मोटाई बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, सतह प्रभाव का मान क्या होगा, बढ़ता है। सतह प्रभाव का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से स्विच गियर का उपकरण नहीं है। आपका क्या है, ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर स्विच गियर का उपकरण नहीं है। स्विच गियर का उपकरण कौन सा होगा, रिले होगा, ट्रांसफार्मर होगा, फ्यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी मतलब होता है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक। और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका एन टाइप में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा। यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस, और ये क्या होता है, एमीटर, और एरो बाहर की ओर होगा तो क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नॉर ऑपरेशन है, ये आपका किसका है, नॉर गेट का। ये आपका और गेट, और ये बबल लगा दिए तो क्या हो गया है, नॉर गेट। ठीक है। नॉर गेट आपका बनता है और गेट और नॉट गेट के मिश्रण से। ठीक। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन नहीं दिया है। इनपुट एक और ए बी है, और क्यू मतलब आउटपुट बुलियन व्यंजक, इसमें क्या होगा, देखिए और गेट में क्या होता है कि और गेट में जब इनपुट दिया जाता है ए व बी, तो यहाँ पर बुलियन व्यंजक ये प्राप्त होता है ए बी, ए प्लस बी। अब नॉट गेट में जब इसको इनपुट देते हैं तो नॉट गेट क्या करता है कि आप ए देंगे तो इसका क्या देगा, ये बार, ए का क्या देता है, बार। तो यहाँ पर इसका मतलब कि ए प्लस बी अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। यही चीज है कि यहाँ से अगर इसका इनपुट क्या है, इसका आउटपुट गेट के, नॉट गेट के इनपुट से जुड़ेगा, तो ये क्या देगा, ए प्लस बी का बार। यहाँ पर वही चीज है कि ये नॉर में आपका आउटपुट क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का बार। ठीक है। ये नॉर गेट है। नैंड होता तो क्या होता, ए डॉट बी का बार। ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए,